जंगी जुनून इंतहा को पहुंचने लगा है और जंगी साजो सामान खरीदने की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश की जा रही है। खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 अरब 78 करोड़ डॉलर्स के नए पैकेज की मंजूरी दी है। की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025 के अनुसार भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे हैं। इन हथियारों की खरीद का मुख्य कारण एशिया में बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां, खासकर कि भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ तनाव। इस नई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर अभी भी रूस, फ्रांस और इजराइल हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 40%, फ्रांस की 29% और इजराइल की 15% है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम किया है और पश्चिमी देशों से रक्षा सौदे में तेजी लाई है। ये कदम भारत की डाइवर्सिफिकेशन वाली नीति को दिखाता है। बेसिकली तो इंडिया के जो जाहरी अज़ाइम हैं वो बड़े वाजे हैं और अगर आप गौर करें फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखें तो संदूर को जो उन्होंने अपना ऑपरेशन या जंग का ऐलान किया था उसको अभी तक खत्म नहीं किया ऑफिशियली। सो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया फ्रॉम इंडियंस पर्सपेक्टिव हालत जंग में है। तो हमें इस चीज को रियलाइज करके सारी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि उनका हर कदम, हर इकदाम, चाहे वो ईस्टर्न फ्रंट है या वेस्टर्न फ्रंट है, वो बेसिकली हमारे खिलाफ हमले के फ्रेमवर्क में है। इसी अगर बात करें पिछले दशक के आंकड़ों की तो ये बदलाव साफ दिखता है। जहां 2011 से 2015 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 70% थी, लेकिन ये घटकर 2016 से 2020 के बीच 51% हो गई और अब 2021 से 2025 के बीच 40% पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि भारत अब अपने रक्षा सौदों में कई और देशों को एंट्री दे रहा है और ऐसा करना रणनीतिक संतुलन बनाने का एक कदम है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत धीरे धीरे अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ा रहा है। भारत अब कई हथियार प्रणालियां खुद डिजाइन करता है और उन्हें खुद विकसित करता है। अगर वो इसमें मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी, लेकिन इंडिया से दुनिया एक्सपेक्ट बहुत कर रही है। अब फॉर एग्जांपल 3 जो शिप्स हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं इंडिया के अंदर। तो ईरानियों को तो इस वक्त मसला ये है कि दे वांट टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको महफूज करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज करना चाहते हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं करते तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास दे वुड हैव टू पे द प्राइस। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत फ्रांस से 140 आधुनिक फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां भी भारत लेने की योजना रखता है। यह दिखाता है कि भारत अपनी नौसेना और वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। सिप्री की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई, जहां भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हथियारों की खरीद में तेजी लाई है। 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया, जहां पाकिस्तान की हथियार खरीद में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों में 80% हिस्सा चीन से आता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। सिप्री के मुताबिक चीन ने इस अवधि में 47 देशों को हथियार बेचा है, लेकिन उसके कुल हथियार निर्यात का 61% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान को गया है। कुल मिलाकर सिप्री की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि एशिया में सुरक्षा कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत भी अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जो पानी का महाज है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने होल्ड इन अबेंस किया, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, ये भी उनके बिलिजरेंसी की रिप्रेजेंटेशन है, उनके हॉस्टाइल अज़ाइम की एक्सप्रेशन है और उसके लिए अब उन्होंने अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। ठीक है। और वो अमली इकदाम की नेचर ये है कि वो एक स्टेयर केस ऑफ डैम्स ऑफ पॉन्डेजेस बना रहे हैं जिसकी कोई जरूरत वहाँ नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि जो वैली या वहाँ के इलाका है, ना उनको एग्रीकल्चर के लिए इतने पानी को रिटेन करने की जरूरत है, ना ही उनकी बिजली की रिक्वायरमेंट्स, पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ इतने डिस्प्रोपोर्शनेट डैम बनाए। मसला ये है कि 15 दिन की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के अब ये 2 माह तक करना चाह रहे हैं। तो अब इसके अंदर अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये आलमी मुआहदा है, इन्होंने तो अबेंस में डाला है, लेकिन जाहिर है कि हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान कौन सा दर खटखटा सकता है अब इस हवाले से? जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। तो फिर उस सूरत में क्या होगा? अब उस सूरत में पहली बात तो यह है कि इस्तीफा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कूद गए और मेरा ख्याल है अगली दफा भी अगर कोई ख़तरनाक सिचुएशन बनने लगी, जैसे इस्तीफ़ा बनने लगी थी,
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भाग दौड़ शुरू कर देती है, बिकॉज ये न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, ये आर्म स्टेट्स नहीं है, और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं वो बहुत जल्दी उसकी तरफ आप पहुंच जाते हैं, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है हमारे पास और जिस किस्म की टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये विल बी अ मेजर फैक्टर कि किस स्टेज पे जब ये एस्केलेशन होती है तो किस स्टेज पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कूद जाएगी, रोक देगी दोनों को। जी देखिए, इसमें पाकिस्तान के पास एक काफी लंबी चॉइसेस हैं कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो जाहिर है कि इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में जो भी कानूनी फ्रेमवर्क है जिसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर भी जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ साथ जो है इस चीज को उठाने की भी जरूरत है मुख्तलिफ फोरम्स पर, और ये बावर करवाने की जरूरत है कि अगर ये जो पॉन्डेजेस या हाइड्रो वर्क्स हैं अगर ये बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर उनकी कैपेसिटी के पॉन्डेज को, पानी को 55 दिन के लिए 50 दिन वो इंक्रीज हो जाएगी, और यही थ्रेट है। सो वो इंक्रीज होने नहीं देनी, चाहे आप नॉन कोर्सिव मेजर्स यूज करें या अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़ती है तो कोर्सिव मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करने की तरफ हुकूमत को गौर करना होगा। और वो इस चीज को सामने रखते हुए कि हालत जंग कंटिन्यू कर रही है, लड़ाई मैक्स टू मैक्स 1 वीक और मिनिमम मतलब आप कह लीजिए ये 3 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसका कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। जी जहाँ तक लड़ाई के खत्म होने की बात है तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगी कि अगर वो कह रहे हैं 3 दिन तो वाकई में 3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाए और जो नुकसान हो रहा है हर तरफ और लोगों की जानें जा रही हैं वो सिलसिला बंद हो। लेकिन मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान ऐसा नहीं कह सकता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा इस लड़ाई से या हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, और अभी तो हमारे यहाँ खैर फ्यूल प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी गई है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस लड़ाई से आपको क्या लगता है? दूसरा ये कि फील्ड मार्शल साहब सऊदी अरेबिया गए तो वो तो हो रहा था कि सऊदीया पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, तो ईरान ने अटैक किए हैं, 1-2 अटैक किए हैं, और उसको देखते हुए आपको लगता है कि अब पाकिस्तान वहां पर क्या करेगा? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहाँ तक बात है कि फर्क तो पूरी दुनिया को पड़ा है, आधी दुनिया की फ्लाइट ऑपरेशन नहीं है। अब डॉक्टर साहब पर